कल हम बता चुके थे आपको ये 3 प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन और 3 प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन के विषय में। आज हम लोग बात करेंगे आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा टाइप का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसकी हिंदी होती है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन या विस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जब एक अभिकर्मक द्वारा दूसरे को, एक केमिकल द्वारा दूसरे केमिकल को हटा दिया जाता है, और जैसे हम यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कोई आया, हमको कुर्सी छोड़ के हट जाना पड़ा, तो कुर्सी तो फुल है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हुआ वह व्यक्ति जो बैठा। जैसे हमारे फादर आए, उस कुर्सी पर बैठ गए, हम अपना वो जगह छोड़ दिए, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हुए हमारे फादर। इसी तरह की क्रिया केमिकल रिएक्शन के दौरान भी होती है। तो यहाँ पर यह बात समझने की जरूरत है, यह बात जानने की जरूरत है कि आखिर किस प्रकार के केमिकल द्वारा किस प्रकार के केमिकल को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, यानी किस प्रकार के केमिकल द्वारा किस केमिकल को हटाया जाएगा। इसका कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए। यानी अभी दैनिक जीवन, सामाजिक सोशल जो रीति रिवाज है, जो कस्टम है, उसके मुताबिक हर पुत्र के लिए फादर आदरणीय होते हैं, और हमारे फादर के लिए हमारे ग्रैंडफादर आदरणीय हैं। हम यहाँ पर अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हमारे फादर आए, हमने उनके लिए कुर्सी खाली कर दी। अब मान लो कि हमारे दादाजी आ जाते हैं, तो दादाजी के लिए हमारे फादर भी कुर्सी छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार एक रैंक, केमिकल को ऐसे चीज में हम बांटेंगे, ऐसे चीज का पता लगाने का प्रयास करेंगे जिससे यह पता चल सके कि किस केमिकल को ज्यादा सम्मान देना है, या कि कौन सा केमिकल ज्यादा मजबूत है। ऐसे भी आप इसको, ये तो एक सामाजिक रीति रिवाज के मुताबिक हमने समझाया। कहीं कहीं पर जबरदस्ती भी यह चीज होता है। जैसे मान लो कि हम अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मान लो बहुत भीड़ भाड़ है, लाइन में लगे हुए हो किसी चीज को खरीदने के लिए। अभी जैसे मान लो कि कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, वहां पर कतारबद्ध लोग खड़े हैं। कोई ज्यादा पावरफुल आदमी अपना सोर्स लेकर आता है, वह अपना वैक्सीन आगे लगवा कर वहां से निकल जाता है, तो यह गैर कानूनी हुआ इस जगह पर। तो वहां पर आप पर वह डोमिनेट, या हम लोगों पर वह डोमिनेट इसलिए किया कि उसके पास सोर्स ज्यादा है, उसके पास ताकत ज्यादा है। तो इस रिएक्शन को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि किस केमिकल द्वारा किस केमिकल को विस्थापित किया जाएगा। इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल है। हमारे 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ना है। नॉन मेटल में भी ऐसा होगा, और साथ साथ रेडिकल्स के साथ भी ऐसा होता है।
हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब फंक्शनल ग्रुप बताएंगे तो वहां पर एक प्रायोरिटी सीरीज बताएंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में अरेंज किया जाएगा। यहां पर हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की जानकारी आपको देने जा रहे हैं जिसमें मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया जाता है, यानी an arrangement of metals in which they are arranged in decreasing order of their reactivity is called reactivity series, है ना। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की बात करना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा। यानी जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, नो डाउट। जो ज्यादा रिएक्टिव है वह कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, जो ज्यादा पावरफुल है वह कम पावरफुल को हटा देगा। यही सिद्धांत नेचुरल थ्योरी भी यहां पर लागू है, सोशल थ्योरी भी लागू है। हर तरीके से हम यहां पर बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इस लेसन को बहुत ध्यान से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि 10 क्लास में टोटल सिलेबस रिएक्शन पर आधारित है। अगर हम रिएक्शन को अच्छे ढंग से समझाने में सफल हो गए तो हमारे बच्चे उसी दिन केमिस्ट्री पढ़ने लायक बन जाएंगे और कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाली है। फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या किसको कहते हैं, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ metals in which they are arranged in decreasing order of reactivity, order of their reactivity, is called reactivity series of metals। मेटल की यह रिएक्टिविटी सीरीज है। हम रिएक्टिविटी सीरीज का एक क्राइटेरिया है, टॉप टू बॉटम अगर जाओगे यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एलिमेंट्स यानी मेटल्स को, इस तरह की रिएक्टिविटी सीरीज नॉन मेटल का भी मिलेगा और फंक्शनल ग्रुप का भी मिलता है, साथ साथ रेडिकल्स में भी आता है। तो जो चीजें अभी हम लोगों को जानना आवश्यक है उसको यहाँ पर सीखें, फिर फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी हम वहां पर बात करेंगे प्रायोरिटी सीरीज के नाम से। हम यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर हम देखते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा। हमारे 10 क्लास के सिलेबस में जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बनाया गया है, जो मेटल और नॉन मेटल में हम लोग पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल नाम का लेसन एक है उसमें पढ़ेंगे। यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो मैं बताने जा रहा हूं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर है, जो सबसे स्टैंडर्ड है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी इसका नाम दिया गया है, जो केमिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पर आधारित है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पर हम आपसे बात करते हैं। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रक्रिया है।
इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए एक कंटेनर लेते हैं पहले। इस कंटेनर का नाम क्या है? वोल्टामीटर। वोल्टामीटर, वोल्टमीटर नहीं, वोल्टामीटर। इसमें फ्लूइड भरा रहता है, सॉल्यूशन। जो इसमें फ्लूइड भरा है, फ्लूइड यानी सॉल्यूशन, इसमें एक सॉल्यूशन लिया जाता है। सॉल्यूशन लिख रहे हैं, प्योर वाटर नहीं लिख रहे हैं, सॉल्यूशन। यह एसिड, वाटर में एसिड का सॉल्यूशन हो सकता है, वाटर में साल्ट का सॉल्यूशन हो सकता है, वाटर में बेस का सॉल्यूशन हो सकता है। इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट यानी वह सॉल्यूशन जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो सके। अब इसमें दो मेटल यानी दो रॉड लगाया जाता है। एक रॉड, एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर। इसको हम इलेक्ट्रिक सोर्स यानी डीसी बैटरी से जोड़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हमेशा डीसी करंट से कराया जाता है। एसी करंट से आप इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करा सकते। इसका कारण है कि एसी करंट का डायरेक्शन, हमारे यहाँ जो सप्लाई है उसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर जाता है ना। इस तरीके से हम यह सेटअप तैयार कर दिया। जो प्लेट, जो रॉड जुड़ा है, यानी छोटी लाइन जो है सेल की छोटी लाइन निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है और बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। ऐसा सिंबल में आपको सिखाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। अब करंट सेटअप होगा इधर से। हाँ बेटा, कोई मेटल अभी नहीं है, हम अपने बताते जाएंगे, आपको बीच में पूछने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनते जाओ। पहले मान लो कि रिएक्टिविटी हमको पता लगाना है एल्यूमिनियम की। सब मेटल का अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग करेंगे इस एक्टिविटी को। मान लो कि हमने यहां ले लिया सोडियम का, ये है, ये सोडियम है ना, सोडियम Na। यानी इस सॉल्यूशन में अगर रिएक्टिविटी का पता लगाना है तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें साल्ट लेंगे, जिस मेटल की रिएक्टिविटी का पता लगाना होगा उसी का। याद रखिए, साल्ट सॉल्यूशन किसका होना चाहिए? जिस मेटल के रिएक्टिविटी का पता लगाना है उसी मेटल का साल्ट होना चाहिए। जैसे सोडियम का पता लगाना है तो सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, पोटेशियम का पता लगाना है पोटेशियम क्लोराइड ले लेंगे, अगर कैल्शियम का पता लगाना है CaCl2 ले लेंगे। इस तरीके से सॉल्यूशन लेंगे। देखिए ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होता है आप जरा सा इस पर ध्यान दीजिए। अब मान लो कि मेटल्स ऑलवेज फॉर्म्स केटायन। मेटल क्या बनाता है? मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है। इसको अगर मान लो सोडियम की रिएक्टिविटी का पता लगाना है, पोटेशियम की रिएक्टिविटी का पता लगाना है, तो NaCl ले लिया तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटा हुआ है। KCl आपने लिया है तो K प्लस और Cl माइनस में टूटा हुआ है। अब इलेक्ट्रिसिटी दोगे, जरा सा देखो, तो अगर सोडियम का पता लगाना है रिएक्टिविटी, तब हमको देखो यह निगेटिव टर्मिनल है और यह पॉजिटिव टर्मिनल है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्लोरीन यानी यह जो निगेटिव पार्ट है वो इस पर आएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। इसमें जो सोडियम है बेटा, सोडियम, अब ध्यान दो, यह इलेक्ट्रोड, जैसे सोडियम की रिएक्टिविटी का पता लगाना है तो यहाँ सोडियम ले लिया, सोडियम का रॉड है, और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इसको इमर्ज कर दिया। यहां पर अब हम मान लो कि यह ग्रेफाइट ले लिए हैं। ग्रेफाइट क्या लिया है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। यहां लिया सोडियम, यानी मेटल का बना देंगे क्या? हमेशा केटायन बनाएंगे, यानी कैथोड बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। ये एनोड है, जिस मेटल की रिएक्टिविटी का पता लगाना है उसका एनोड बना देंगे और उसी का साल्ट का सॉल्यूशन ले लेंगे और ग्रेफाइट का कैथोड बना देंगे। कैथोड बना दिया, ग्रेफाइट का कैथोड बना दिया।
ग्रेफाइट ये जो लिए हो तुम, इसको तौल कर रखना है पहले से, एकदम मिलीग्राम, एकदम माइन्यूट, माइनर भी मास है उसको तौल के रखना है। इसका मास हमने तौल लिया है, मास नोन, मास इसका क्या होना चाहिए, नोन, नोन मास। अब इलेक्ट्रिसिटी देंगे, सोडियम, देखो जब इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो यह सोडियम का रॉड है, सोडियम का जितना एटम, इससे सोडियम निकलेगा, एक एटम मान लो सोडियम निकला, तो इसमें से एक एटम ही यहां पर जाएगा, दो एटम निकला तो दो एटम यहां जाएगा, तीन एटम अगर इससे घुल के इसमें आया तो तीन एटम जाएगा, चार एटम घुल के इसमें आया तो चार एटम सोडियम जाएगा। यानी जितना एटम इससे डिजोल्व होगा उतना ही इसमें जाएगा। और अब मान लो कि यह क्रिया हम 10 सेकंड के लिए कर रहे हैं, तो कोई भी चीज मेजर किया जाता है तो पर सेकंड में, मान लो कि 10 सेकंड हम यह काम किया, तो 10 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में कितना। अब देखो इस पर जाके सोडियम बैठेगा, और जब यह प्रक्रिया 10 सेकंड बाद खत्म करो तो इस कैथोड को फिर से वेट कर लो, तो उसका मास बढ़ा नजर आएगा। तो जो बढ़ा वह सोडियम है वहां पर, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पर सेकंड अब निकालेंगे, 1 सेकंड में सोडियम कितना इस पर बैठा। अब मान लो कि पोटेशियम के साथ ये काम करना है, तो पोटेशियम ले लिया, सॉल्यूशन में पोटेशियम का क्लोराइड ले लिया, क्लोरीन गैस यहाँ आके बैठा, और पोटेशियम जितना एटम पोटेशियम घुला उतना एटम इस पर जाके बैठेगा। फिर यही प्रक्रिया 10 सेकंड के बाद तौल लिया, तौल लेने के बाद 1 सेकंड में निकाल लिया। तो अब 1 सेकंड में कितना सोडियम इस पर एकुमुलेट हो रहा है, 1 सेकंड में कितना पोटेशियम इस पर एकुमुलेट हो रहा है, 1 सेकंड में कितना कैल्शियम एकुमुलेट हो रहा है, 1 सेकंड में कितना मैग्नीशियम एकुमुलेट हो रहा है, 1 सेकंड में कितना एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब हम निकाल लेंगे। तो जो एक पर प्रति सेकंड जितना ज्यादा बैठेगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ऑथेंटिक चीज है रिएक्टिविटी सीरीज का पता लगाने के लिए, है ना। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तब फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। हम्म, हाँ बाजा के बजा रहा है जी। अच्छा, हाँ अच्छा, ये बताओ कि ये जो टॉपिक हम बताए अभी वो समझ में बढ़िया से आया। हम अगर नहीं समझे होगा ना तो फिर दोबारा सुनना इसको, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। एक बात खास बात बता देते हैं, अब हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जुड़ नहीं रहा है, और जितना जुड़ रहा है उतना में तो हमारा नेट का पैक भी नहीं होगा, अगर 100-100 रुपया हमने निर्धारित किया है तो रिकॉर्डिंग देखकर अपना काम चला ले रहा है बहुत सारा बच्चा, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, अरे करेंगे तो हमको घाटा ना लगेगा बेटा, वो दे नहीं रहा है, सब पता नहीं चल पा रहा है कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है। अच्छा ये मैसेज फैला दो आप लोग आपस में, दे देगा, अगर जितना बच्चा इनरोल्ड है उतना पैसा हमको दे देगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, हम तो जानते, हम पता है हमको कि हमको ये करना चाहिए, रिकॉर्डिंग करना चाहिए, लेकिन अब पॉकेट से इस लॉकडाउन में कितना करेगा आदमी, समझ रहे हो। ठीक है हम बंद नहीं करेंगे, 10 को है तो 10 को हम अपना पॉकेट से लगाएंगे, लेकिन 10 को के लिए ही लगाएंगे। हाँ रिकॉर्डिंग आज तो किए हैं, लेकिन यह जानकारी हमने आपको दिया कि आप लोग आपस में फैला लीजिए, व्हाट्सएप पर हम भेज दिया कर रहे थे ना, तो अब जैसे सब जुड़ नहीं रहा है तो हम इससे इसमें जोड़वाना चाहते हैं सबसे, ठीक है। कारण कि हमको पता है कि कहाँ से कैसे पढ़ाई हो रही है, वो समझ में आने का बात ही नहीं है। हाँ रट सकता है, ये पता है हमको, पढ़ा देंगे हम। हाँ हाँ बेटा, आए का
तब स्कूल में हम स्कूल से हमको निकाल दिया गया है बेटा। स्कूल से अरे वो पैसा का डिमांड किए तो पैसा दिए नहीं और निकाल भी दिया आप लोग, सब फीस तीस दे दिए हमको, दिए वो हम लोगों को। चलिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नीरज सर, संजय किशोर सर, हम, ओंकार सर, सब लोग, अब डूबेगा कि उबरेगा का तो नया नया टीचर रखे लाइन। हाँ, अब आगे देखो बेटा, शांत रहो। अब हम लोग यहां पर देखते हैं थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। पी बी सी एस मै पीबीसीएस मैजिंटल याद रखना है। देखो हम लिख देते हैं इसको, पीबी सी एस मैजिंटल। ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है, ये सब क्या है, एबव दी हाइड्रोजन। ये सब एबव दी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को भी सम्मिलित किया गया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनीशन हाइड्रोजन के से तुलना करके ही दिया गया है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसको कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट उसको कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ये बात हम लिख देते हैं यहाँ, थोड़ा सा इस बात को कहीं नोटेड करके यहाँ पर लिखते हैं। देखो नोटेड पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो, ये कोई पूछा तुमसे कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है उसको क्यों सम्मिलित किया गया है, तो इसका जवाब आपको देना है। यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे लिखाता है, ऐसे ऊपर से नीचे, लेकिन हम यहाँ हॉरिजेंटल लिख रहे हैं। इसके बाद का एलिमेंट को आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कॉपर, उसके बाद Hg, Hg, उसके बाद Ag, उसके बाद Au, उसके बाद Pt, प्लेटिनम। नोट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, the elements, the elements whose reactivity is lesser than इलेक्ट्रोनिगेटिव लिखे हैं, रिएक्टिविटी लिख दिए। द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी is greater than hydrogen are called electronegative elements। हाइड्रोजन केटायन और एनायन दोनों बनाता है। नोट ए हुआ और बी, यह नोट ए है, और नोट बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। The
elements whose electronegativity is lesser than hydrogen are called electropositive elements। देखो, हाइड्रोजन से ही सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका थोड़ा सा कम है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको यानी ये जो एलिमेंट्स हैं वो एबव दी हाइड्रोजन है, एबव दी हाइड्रोजन। रिएक्टिव हम हॉरिजेंटल लिखे हैं, यहाँ पर एबव लिख रहे हैं। ये देखो बिलो दी हाइड्रोजन के मेटल्स हैं, बिलो दी हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल याद करें, PbCs मैजेंटल याद रखो, हाइड्रोजन के ऊपर वाला सब। ये जो एबव दी हाइड्रोजन जितने भी हैं, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट है। ईच लेटर corresponds to the first letter of the name of metals। मेटल के नाम का पहला लेटर है। अब रिएक्टिविटी सीरीज हम बना रहे हैं, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा। PbCs मैजेंटल यहां से लिखते हैं, ध्यान देना। PbCs मै MAZINTL P फॉर पोटेशियम, B फॉर बेरियम, नाम का पहला लेटर है बेरियम। हाँ बेटा, अरे वही तो वो सोडियम जो है, हम बोले ना कि वो गलत रिएक्टिविटी, वाटर और आपके बुक में जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है वाटर, एसिड और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के। सबसे स्टैंडर्ड क्लास का जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। वहां पर हम मेटल नॉन मेटल में आपके कोर्स की बात करेंगे, ठीक है। ये जो है बहुत ही स्टैंडर्ड क्लास का है, जो आप सब दिन इसको ले सकते हैं, है ना। बेरियम, ये C फॉर कार्बन मत लिखना, चूंकि मेटल है। तो कैल्शियम, हाँ बोलो, कहा, हाँ का, अरे देखो मेटल है, ईच लेट, ये यहाँ यहाँ नीचे देखे हो, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखे हैं, ईच लेटर करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ मेटल। आया समझ में? सिंबल नहीं ना है। S फॉर सोडियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, N फॉर निकेल, T फॉर टीन,
L फॉर लेड। सिंबल इसका होता है के, इसका होता है Ba, इसका होता है Ca, सोडियम Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb। अब इसके बाद यहां पर हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर। मेन ये चीज रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसको याद रखना है। याद हो जाएगा पीबीसीएस मैजिंटल के माध्यम से। अब बोलो, Cu, Hg, Ag, Au, गोल्ड। Ag का मतलब सिल्वर, Au का मतलब ये देखो कॉपर है, कॉपर। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ये देखो मरकरी, सिल्वर, चांदी, गोल्ड और प्लेटिनम पीटी। अब ऊपर से नीचे आओगे, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम को सम्मिलित कर दिया जाए तो लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन वह रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको उसकी चर्चा यहां पर नहीं की जाती है। अब देखो यानी उसमें बहुत पिकुलरिटी है। एज वी मूव, एज वी मूव डाउन, डाउन इन reactivity series, reactivity series, the reactivity of metals decreases, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज करेगा। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन आया? पोटेशियम। सबसे कम रिएक्टिव कौन आया? प्लेटिनम। तो अब देखो, यानी पोटेशियम, बेरियम कहीं बैठा हुआ है कुर्सी पर, तो वहां पोटेशियम आ गया तो बेरियम को खाली कर देना पड़ेगा। अगर बेरियम पहले से बैठा है ना, और पोटेशियम आया तो बेरियम द्वारा खाली कर दिया जाएगा। और कैल्शियम पहले से बैठा है तो ये दोनों में से कोई आएगा तो इसको हट जाना पड़ेगा। अगर सोडियम कहीं पर है किसी कंपाउंड में तो ये तीनों द्वारा ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी सोडियम, कैल्शियम, बेरियम और पोटेशियम तीनों से डिस्प्लेस हो जाएगा। मैग्नीशियम किससे डिस्प्लेस होगा? सोडियम, कैल्शियम, बेरियम और पोटेशियम से। एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करने वाला मेटल, माइक ऑन मत करना बाबू, एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, पोटेशियम करेगा। जिंक को डिस्प्लेस कौन कौन? ये ऊपर वाला सब कर सकता है। आयरन को, आयरन से ऊपर वाला सब डिस्प्लेस कर देगा। निकल को, निकल से ऊपर वाला सब। यानी अगर पीटी को डिस्प्लेस कहीं से कराना है तो पीटी को कोई भी डिस्प्लेस करा देगा। इसकी रिएक्टिविटी काफी कम है। समझ में आई बात या नहीं? बोलो, क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के विषय में हम लोग बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अब डिफाइन करेंगे। हाँ, ले लो। स्क्रीनशॉट।
अब ध्यान देना, इसका डिफिनीशन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बच्चा कल हमसे कह रहा था कि आप बड़ी स्लो पढ़ा रहे हैं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनीशन हम लिख देते, उससे अपना कह देते कि हो गया, तो वो काम तो नहीं कर रहे हैं, बस समझा कर करना है, तो उसमें तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसको है? केमिकल रिएक्शन is said to be displacement. Reaction if more reactive metal, more reactive element displaces less reactive element from dissolution of its salt. देखो इट्स किसके लिए लिखे हैं? फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी साल्ट किस एलिमेंट का होना चाहिए? लेस रिएक्टिव एलिमेंट का साल्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए। कंडीशन टू अकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट आर द कंडीशन अंडर व्हिच डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स? तो पहला कंडीशन है solution of the salt of less reactive element must be present as a reactant, है ना, in which more reactive element is added, जिसमें more reactive element को माने मिलाया गया, है ना। इट्स सॉल्ट, यानी इट्स सॉल्ट का मतलब सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। साल्ट या कंपाउंड भी लिख सकते हो, चलो ठीक है। अब देखो कंडीशन टू अकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने का शर्त यहां पर लिख रहे हैं, उस पर ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs only when solution of the salt of less reactive element is present as a reactant in which more reactive element is added। देखो कोई सॉल्यूशन है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साल्ट का सॉल्यूशन है,
उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डाल दिया। जैसे कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया, कॉपर का साल्ट है और उसका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आयरन को मिला दिया, आयरन डाल दिया, तब आयरन द्वारा कॉपर को डिस्प्लेस किया जाएगा। क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगा। जैसे देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें हमने आयरन मिला दिया, लोहा। तो देखो साल्ट में कौन मेटल है, कॉपर। तो कॉपर और आयरन में कंपेयर करो, रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी आयरन की। तब यह इस पर अटैक करेगा, इस पर, है ना, और ये अपना जगह छोड़कर बाहर चलाएगा, Cu, यानी बन जाएगा CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। इस तरीके से ये रिएक्शन, यानी रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर यही रिएक्शन होता, दिया जाता आपको FeSO4 का सॉल्यूशन और इससे कॉपर का रिएक्शन कराते, तो साल्ट में मेटल कौन है, आयरन और कॉपर। अब तो कॉपर की रिएक्टिविटी, यानी आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, जो ऑलरेडी बैठा हुआ है। जैसे हमारे दादाजी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, हम वहां जाएंगे तो उनको कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो ये कम पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब इसको इसी तरीके से आप विभिन्न जगहों पर देखें। आपको आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर काम खत्म कर दिए, इसको आप देखिएगा। देखो ऐसा सवाल किया करता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, उसमें आयरन को डाल दिया जाता है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर चेंज कर जाता है, क्यों। तो कलर ये हरा रंग का हो जाता है, इसका कारण क्या है, क्यों कलर चेंज करता है। बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, that displaces copper from copper sulfate solution to form copper sulfate iron sulfate whose color is green, thus color of the solution get changed, solution का कलर चेंज कर जाएगा, नया कंपाउंड बना, इसका रंग हरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण। तो चलो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना पर खत्म करते हैं। अब तुम लोगों से राय ले रहे हैं कि इसी तरीके से इस लेसन को बता दें कि जल्दी भगा दें, बोलो हैं। हाँ होना तो चाहिए इसी तरीके से। ठीक है, ठीक है।